पहले समय में ना एक था राजा, एक थी रानी, पूरा का पूरा पावर था राजा के हाथ में और जनता करती थी घाण गुलामी। मैं मजाक नहीं कर रहा। चाहे बात हो कानून बनाने का तो कौन बनाएगा? राजा। वो कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखेगा राजा। अगर किसी को पनिश करना हो तो वो भी करेगा राजा। कुल मिला के बात ये है, पूरा का पूरा पावर पहले था राजा के हाथ में, फिर आया बैक टू प्रेजेंट आज का टाइम, जहाँ राजा लौंडियाबाजी के चक्कर पे बर्बाद हो गया है और पूरा पावर अब है गवर्नमेंट के हाथ पे। और गवर्नमेंट के अंदर पे क्या होता है? पावर शेयरिंग होता है और इस चैप्टर का नाम भी है पावर शेयरिंग। हाँ, कैसे शेयर होता है? पहला लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले। दूसरा एग्जीक्यूटिव, कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने वाले। और आखिरी जुडिशरी, जो कानून सरकार ने बनाया है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट देने का काम है जुडिशरी का, यानी ये पनिशमेंट देने वाले है। यह वाला कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है फिजिक्स वाले का आइडिया भी यही से आया था। क्या कहते हो? मुझे तो लग रहा है यही साउंड कर रहा है। क्यों ना मैं भी इससे इंस्पायर होकर बीवी वाला बन जाऊँ। बट ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। नहीं मतलब इट्स लाइक मैं बीबीओ का बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कर रहा ऐसा कुछ। फाइन, तुम लोग मुझे बीबी बुलाओ बस। खैर जो भी हो, जोक्स अपार्ट। तो मैंने यहाँ पे मजाक पे तुम्हें ये समझा दिया कि देखो आज के समय में पावर शेयरिंग होता है और इसी पावर शेयरिंग को इस चैप्टर पे तो एग्जांपल्स के साथ डिटेल पे बताया गया है। बेल्जियम का एग्जांपल और श्रीलंका का एग्जांपल। पहले देखते हैं बेल्जियम में किस तरीके का लोग पावर शेयर करते हैं नहीं करते। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम का बाउंड्री शेयर होता है फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से और लक्समबर्ग से। एरिया वाइज देखो तो भाई बेल्जियम बहुत छोटा है। हमारे हरियाणा स्टेट जो है उसके साइज का होगा कुछ। ये तो एक ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें बताया बेल्जियम के बारे में, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। बट हमें जानना है यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन को। अब एथनिक ग्रुप्स क्या ये जानो पहले। ऐसे लोग जिनका कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज या हिस्ट्री होता है सेम वाला ना, वो होते हैं एक एथनिक ग्रुप का पार्ट। अब एक कंट्री के अंदर पे अलग अलग एथनिक ग्रुप हो सकता है। जो बात रहा बेल्जियम का, तो यहाँ पे तुम कह लो 3 एथनिक ग्रुप है। अगर तुम मैप के हिसाब से देखो तो जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे कहता है फ्लेमिश रीजन, यहाँ में बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% पॉपुलेशन रहता है और ये जो 59% पॉपुलेशन है वो बोलता है डच लैंग्वेज। अब नीचे आ जाओ, इस रीजन को कहता है वलेनिया रीजन। अब यहाँ में इस कंट्री का 40% पॉपुलेशन रहता है और ये पॉपुलेशन बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज और जो बचा हुआ आखिरी 1% है वो बोलता है जर्मन लैंग्वेज। अब ये तो बात रहा पूरे बेल्जियम का, बट कैपिटल का हालत ना थोड़ा अलग है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स। अब इस कैपिटल के अंदर पे 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज और बस 20% लोग बोलते हैं डच लैंग्वेज। तुम देखो यहाँ पे एक बड़ा मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस आ रहा है। अगर तुम ऐसे कंट्री को देखो तो वहाँ पे डच लोग बोलने वाले ज्यादा, ऑलमोस्ट 59%, बट कैपिटल के अंदर पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80%। अब देखो जब भी ऐसा होता है ना मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला सीन, तो लड़ाई होता है। दोनों एक दूसरे को लेके इनसिक्योर होते हैं और जब लोग इनसिक्योर होते हैं भाई वहाँ भाई शांति कहाँ होगा, चाहे रिलेशनशिप हो या सिचुएशनशिप हो या पावर शेयरिंग एंड ऑल जो भी है। तो अब देखना हमें कि बेल्जियम के अंदर पे दिक्कत क्या था। वैसे दिक्कत से याद आया मुझे, इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा यार। हम सिंगल समाजों का दिक्कत, लाइक लिटरली जिसके पास बंदिया या बंदा है 2-3 लेके बैठा हुआ है और कुछ मेरे जैसे सिंगल लोग जो सालों से सिंगल ही है। अब सोच रहा हूँ कि सिंगल समाज का प्रेसिडेंट बन जाओ और इलेक्शन लड़ लूं और अगले इलेक्शन पे से एक मुद्दा बना दो। क्या कहते हो तुम? खैर जोक्स अपार्ट, मुद्दे पे आते हैं। क्या दिक्कत था बेल्जियम के अंदर पे? जैसे मैंने बताया, जो माइनॉरिटी था फ्रेंच बोलने वाले लोग, वो बहुत ही ना अमीर थे, पावरफुल थे। अब इस वजह से क्या होता है, देश के अंदर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है या एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो अमीर लोग ले जाते हैं। जो गरीब लोग थे, स्पेशली जो डच बोलने वाले लोग थे, उन्हें हर एक बेनिफिट लेट मिलता था। अब देखो अगर तुम किसी के गांड में उंगली करोगे, उसे चुल मचाओगे, तो भाई वो तो तुम्हें दिक्कत देगा ना। कंट्री के अंदर पे डच बोलने वाले लोग थे मेजोरिटी पे, बट मजे ले रहे थे माइनॉरिटीज। तो टेंशन बनता है इससे, लोग एक दूसरे के और झगड़ते हैं। और ये जो टेंशन है बिटवीन दो कम्युनिटीज, ये चलता है 1950s से लेके 60s तक। और ये टेंशन जो कैपिटल था ब्रसेल्स, वहां पे बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब देखो अगर इंडिया के अंदर पे ऐसे 2 कम्युनिटीज झगड़ा करते हैं ना, तो हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस उनका फायदा उठाते हैं और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। बट ये यूरोप का बात कर रहे हैं, बेल्जियम का बात कर रहे हैं। लीडर समझदार थे बेल्जियम के, उन्होंने अपने कंट्री के अंदर में जो रीजनल डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसे समझा कि हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा चाहे हम जितने भी डिफरेंट हो। तो उन्होंने 1970 से 1993 तक 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, ये इंश्योर करने के लिए कि भैया जो भी डिफरेंसेस है वो खत्म हो जाए, कंट्री में जो लोग हैं वो पीसफुली रह पाए एक दूसरे के साथ। अब तुम्हें और मुझे देखना ये कि भैया इन अच्छे मानुषों ने क्या ऐसा कर दिया कि जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो गया और लोग वहाँ के पीसफुली रहने लगे। पहला चेंज जो उन्होंने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पे डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स थे ना, वो बराबर कर दिया। जितने फ्रेंच बोलने वाले होंगे उतने ही डच बोलने वाले मिनिस्टर सेंटर के अंदर पे होगा। और अगर कोई स्पेशल कानून बनाया गया ना कंट्री के अंदर पे, तो वहां पे दोनों ही अलग अलग जो कम्युनिटीज का मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा। कोई
अकेला कम्युनिटी उस कानून को पास नहीं कर पाएगा। दोनों लैंग्वेज जो डच एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनका मेजोरिटी होना पड़ेगा। तीसरा चीज, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो 2 रीजन था, वलेनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का सेटअप किया और जो सेंटर का पावर है उन्हें भी थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांट दिया। फिर जो बेल्जियम का कैपिटल था ब्रसेल्स, वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया जहाँ में भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज का, उन्हें बराबर कर दिया गया कि यहाँ में भी क्या होगा, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले बराबर होगा। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने किया, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ सीन ऐसा है कि इनके पास पावर है, अगर कोई भी दिक्कत होता है कंट्री के अंदर पे कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड, तो ये दिक्कत कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगा। अब ये सारे चेंजेस के बाद बेल्जियम हमारा बहुत ही पीसफुली रहने लग गया। सिर्फ पीसफुली ही नहीं भाई साहब, वो तो सिंबल ऑफ पीस बन गया। जब यूरोप के अंदर पे यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि हम बनाएंगे एक यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो बेल्जियम का कैपिटल जो ब्रसेल है इसी ठहरा दिया कि भाई यहाँ तो लोग चंगे चंगे है, पीसफुल रहता है, तो हमारा जो है हेडक्वार्टर भी हम यही रख देते हैं। अब ये तो था बेल्जियम का स्टोरी कि कैसे उन्होंने आपस में अपने पावर को शेयर किया। अब बात करते हैं श्रीलंका का। जब भी श्रीलंका का नाम आता है ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही गाना बज रहा होता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब देखो यार, नहीं रहता यार, मेरे घर के खिड़की के सामने तो नहीं रहता, और शायद यही वजह से मैं आज तक सिंगल हूँ। नहीं, सही में बता रहा हूँ। तुम सोचो कितना अच्छा होता, सामने वाली खिड़की होती और एक चांद सा मुखरा होता, उसे देख के आंखें मारता, छत पे जाके पतंग उड़ाता, उससे आंखें लड़ाता। माम लाइफ कितना सेट होता है यार। सही बात है। क्या टॉपिक पे आता हूँ। श्रीलंका, हाँ, एक आइलैंड नेशन जिसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है, और जोग्राफिकली देखो तो हमारा हरियाणा स्टेट के साइज का ही है। एथनिक कॉम्पोजिशन का बात करूँ तो इस कंट्री के अंदर पे 74% लोग बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज, और ये सारे के सारे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। 18% लोग बोलते हैं तमिल लैंग्वेज को, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही है। इसमें भी जो है 13% श्रीलंकन तमिल्स है, और 5% इंडियन तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में आए हुए हैं, और 7% ऐसे लोग जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला और तमिल, और मोस्टली ये क्रिश्चियन लोग हैं। ये होता है एथनिक कंपोजिशन। बट श्रीलंका के अंदर में दिक्कत क्या था? दिक्कत था मेजोरिटेरियनिज्म का। बड़ा मुश्किल से मैंने ये प्रोनाउंस किया है, इसके लिए एक ताली तो बनता है यार मेरे लिए। मतलब क्या ही है ये है, कुछ तो है। देखो मैं पहले बताता हूँ ये क्या है। एक कंट्री के अंदर पे ना जो मेजोरिटी होता है, वो जब कंट्री को कंट्रोल करने लगता है, उसके हिसाब से सब कुछ चलने लगता है। माइनॉरिटी जो उस कंट्री पे है उसे इग्नोर किया जाता है, उसे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तब उस कंडीशन को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब मेजोरिटी क्या चलेगा भाई। अब श्रीलंका के साथ सीन ये था कि 1948 को तो उन्हें आज़ादी मिल गया था। आज़ादी मिलने के बाद वहाँ बनता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के साथ तो बिल्कुल नहीं चल रहा था। एक डेमोक्रेसी के अंदर पे सबको इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे ना, उन्हें गवर्नमेंट फेवर कर रहा था। 3 ऐसे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया जिससे सीधा सीधा दिखता है कि गवर्नमेंट सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को फेवर कर रहा है। पहला चीज, 1956 को एक कानून पास करा गया जिसके बाद सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज, वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनता है। यानी सीधा सीधा बात है, तमिल को इग्नोर करा जा रहा है। खैर उनका लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। तुम मुझे बताओ कि इंडिया का कितना सारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुझे पता है तुम बताओगे, अगर नहीं बता रहे ना तो तुम जान लो एक बात इस चैनल के बारे में। आज तक जो भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, वो सिंगल ही मरा है। तो तुम अगर नहीं चाहते सिंगल मरना, अब आप तो देख लो यार, सिंगल बाबा का श्राप अगर नहीं लगना है तो दे दो जवाब, देख लो, तुम्हारा मर्जी है। खैर दूसरा, गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे पॉलिसीज को बनाया जो कि सीधा सीधा फेवर कर रहा था सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटीज पे एडमिशन हो, फेवर उन्हें किया जाता था। और आखिरी चीज, जो नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कंट्री का, वो सीधा सीधा प्रॉमिस कर रहा था ये बात कि हम बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। अब तुम लॉजिक लगाओ, बुद्धिज्म किसका रिलीजन था? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का। तो तुमने देखा कि 3 ऐसे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया जो दिखा रहा है ये चीज कि गवर्नमेंट यार अब थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब तमिल बोलने वाले लोग अंधे तो थे नहीं, उन्हें दिख रहा था कि उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रिलीजन को इग्नोर करा जा रहा है, और सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो दिक्कत तो आएगा यार, तुम मासूम इंसानों को छेड़ोगे तो वो तो भड़केंगे ना यार। तो यहाँ पे अब कन्फ्लिक्ट शुरू होता है सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच। कन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास। कैसा होता है कन्फ्लिक्ट? देखो, श्रीलंका के जितने तमिल थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाया जो कि स्ट्रगल करेगा 3 चीजों के लिए। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, दूसरा रीजनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये देखो, सीधा सीधा दिख रहा था, गवर्नमेंट सीधा सीधा फेवर कर रहा था सिन्हालास को। तो तमिल जितने भी लोग थे जो एरियाज पे रहते थे, उन्हें ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी इन द सेंस हम खुद से अपने आप को गवर्न करेंगे, हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है। और तीसरा चीज, जॉब्स के मैटर पे, एजुकेशन के मैटर पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बट तुम्हें पता है गवर्नमेंट तमिल्स का नहीं सुनने वाला था। तो जैसे हमारी मम्मी हमारा ट्रिप पे जाने वाला प्लान को रिजेक्ट करते हैं ना, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी इस सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया यार। ट्रिप से याद आया, रिसेंटली गोवा जाने वाला था मैं, अपने दोस्तों के साथ जाने वाला था बस। वो चले गए,
मैं जाने वाला था, मैं सही में जाने वाला था। हाँ, मैं जाने वाला था। फाइन, जाऊंगा एक दिन, इतना पैसा कमा लूंगा ना सारा, मम्मी को बताऊंगा नहीं, सीधा चला जाऊंगा और 6,000 रुपया अपना काम बन जाएगा। खैर, अब जब डिमांड को रिजेक्ट किया तो 1980s का जो समय था ना, यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, स्पेशली तमिल लोग जो थे उन्होंने बनाया और डिमांड उठाई, एक बहुत खतरनाक डिमांड, एक सेपरेट कंट्री बनने का डिमांड कि हमें श्रीलंका के साथ रहना ही नहीं, हम अपना नया कंट्री बना रहे हैं, तमिल इलम उस कंट्री का नाम, ऐसा कुछ होगा। मोस्टली जो देखो श्रीलंका का नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न पार्ट है ना, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जो है तमिल लोग थे, इस पार्ट को कहा गया कि ये तमिल इलम बनेगा, यानी हमारा एक कंट्री बनेगा। अब देखो, अगर तुम्हें गवर्नमेंट पसंद नहीं आता है, लोग पसंद नहीं आते, लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, प्रोटेस्ट करो, जो करना है करो, बट अगर तुम कंट्री को तोड़ने के बारे में बात करते हो तो भाई लड़ाई होगा, सिविल वॉर होगा, और सिविल वॉर होता है। अगर तुम्हें नहीं पता सिविल वॉर क्या है, तो जब दो ग्रुप्स के बीच वायलेंस भाई साहब घनघोर होता है, लाखों लोग मरते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन, कंट्री के अंदर पे आपस में अपने लोग लड़ने मरने लगते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो अब ऑप्शन था नहीं, श्रीलंका के अंदर भी होता है सिविल वॉर, हजारों लोग मारे गए, कई लोग अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, अपना कंट्री छोड़ के भागना पड़ा, कई लोगों ने अपना जिंदगी खोया, और आखिर में 2009 को ये सिविल वॉर खत्म होता है। क्या फायदा हुआ इस लड़ाई का? कुछ नहीं। तो इन दोनों स्टोरीज से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है? बेल्जियम ने अपना जो भी डिफरेंसेस को समझा तो उन्होंने पावर को शेयर कर लिया, वहीं पे श्रीलंका ने अपना डिफरेंसेस को नहीं समझा और लड़ाई किया, यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म जो भी है वो सीन रहता है, लड़ाई होता है, लोग मरते हैं, एंड चीजें बद से बदतर होता है। अब तुमने ये दोनों एग्जाम्पल के साथ ये तो समझ लिया कि अगर एक कंट्री को चिल रहना है, वहाँ के लोगों को चिल रहना है, तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है यार। ये एक सवाल आ रहा है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? क्यों करना चाहिए, क्यों डिजायरेबल है वो? डिजायरेबल से याद आया यार, मेरे भी कई सारे डिजायर है, अरमान है, ख्वाब है, बस वो पूरा करने वाला कोई नहीं मिल रहा मेरे साथ, वरना मेरे पास तो लिस्ट है भाई, मैं सीधा कह रहा हूँ यार, मेरे पास तो लिस्ट है, बस बंदी दे दो कोई। मेरा डिजायर तो पूरा नहीं हो रहा है, बट पावर शेयरिंग वाला डिजायर पूरा कर लेता है। दो रीजन है देखो, एक है पोटेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। पोटेंशियल रीजन यानी कि लॉजिकली सोच के देखो, पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए? जब तुम पावर शेयरिंग करते हो तो सोशल ग्रुप्स के बीच लड़ाई नहीं होती है, कंट्री के अंदर पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो बना रहता है और कंट्री में यूनिटी जो है वो बरकरार रहता है। अब मॉरली सोचो, पावर शेयरिंग करेंगे तो वो क्या होता है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, एंड जब पावर शेयरिंग होता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तो इसलिए हमें करना चाहिए। आखिरी टॉपिक इसके बाद, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने तुम्हें बताया कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग करने का क्या फायदा होता है। अब कितने तरीके का होता है ये पावर शेयरिंग? पहला तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल नाम से समझ आ रहा है, पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स पे तुम बांट दोगे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये जो सिस्टम इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। यहाँ पे तीनों ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को बराबर पावर दिया गया है। अगर कोई बकचोदी करने की कोशिश करता है तो दूसरा सुधार देता है उसे। एंड देन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ क्या होता है, पावर जो है गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल पे दिया जाता है, जैसे कि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और लोकल लेवल पे। और ये जो सीन है ना पावर शेयरिंग, कैसे कहता है, फेडरल सिस्टम। एंड देन थर्ड, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच जो तुम पावर बांटते हो तब कैसा होता है। ये तो तुम समझ गए कि पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में बांट सकते हैं। स्पेशली जब हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था, इससे हमें समझ आया था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ बनाया गया था, जो कि कल्चर, लैंग्वेज खुले के मतलब जो भी इशू होगा उसे डील करेगा। एंड इंडिया का एग्जांपल लूँ तो देखो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर पे, जहाँ पे वुमेन्स और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, लाइक SC, OBC, ST, इन्हें भी मतलब स्पेशल पावर दिया गया है, ताकि ये भी मतलब ऐसा ना फील करे कि भैया हमारे साथ तो गलत हो रहा है। पावर सबको बराबर बांटा गया है। सिंपल सा लॉजिक है यार, पावर शेयरिंग मतलब पावर को ऐसे बांटो कि सब संतुष्ट रहे। लाइक तुम पावर नहीं बांट रहे, गुरुद्वारे का भंडारा बट रहा हो यार, मतलब सब कुछ है। और आखिरी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। देखो यार, पावर को ना तुम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, प्रेशर ग्रुप के बीच और अलग अलग आंदोलन, मूवमेंट के बीच भी तुम शेयर कर सकते हो। लाइक स्पेशली इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया के अंदर भी देखने मिलता है कॉलिजन गवर्नमेंट का। इस साल देखो इलेक्शन पे बीजेपी जीता नहीं, इस बार एक कॉलिजन गवर्नमेंट बना, यानी कि कई सारे पार्टीज इकट्ठा मिलके सरकार बनाया। लीड तो बीजेपी कर रहा है, बट इसके अलावा कई और पार्टीज भी है। लाइक अगर उनका बात मोदी नहीं सुनता है तो फिर सरकार को दिक्कत होगा, यानी कि उन्होंने आपस में ही पावर शेयर किया ताकि वो कंट्री को चला पाए। इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर पे अलग अलग NGOs, ट्रेड यूनियंस भी होते हैं, जो कि लाइक गवर्नमेंट का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एंड ऑल। तो या पावर इस तरीके से शेयर होता है। अब यार इसी के साथ तुम यार वीडियो को शेयर कर दो, अगर पसंद आया तो थोड़ा पावर तुम भी शेयर करो, तुम्हारे हाथ में भी है। और जाते जाते बस मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा, मुझे ना तुम लोगों का एक मदद चाहिए। मैं यार अपने मम्मी से लड़के बैठा हुआ हूँ, उन्हें यार मेरा स्ट्रगल समझ ही नहीं आता। वो तो अपने जिद पे लगे हुए हैं कि भाई साहब PhD करो और ब्ला ब्ला करो, उन्हें मेरे सपने का कोई परवाह नहीं है। बस तो मैंने क्या लड़के कहा, बस मुझे 1 साल दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट। तो यार
ये 1 साल मैं जम के वीडियोस डालूंगा और ट्राई करूंगा 1 मिलियन रीच करने का। सो यार हो सके तो यार मतलब क्या कहूँ, शेयर करो, सपोर्ट करो। ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ सही में मैं अभी बहुत हल्के में कह रहा हूँ ये बात, बट या मुझे जरूरत है तुम लोगों का।